मेडिसिन में अपन देख रहे थे जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग में अपन ने 4-5 जीवाणु जनित रोग पढ़ लिए थे। अपन पढ़ रहे थे पैरा ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। पैरा ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पढ़ रहे थे। इसका आपको निक नेम जो है, उपनाम इसका आपको याद रखना है, जोन्स डिजीज। जोन्स डिजीज, क्या नाम याद रखना है? जोन्स डिजीज। एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो लगभग जोन्स डिजीज के नाम से ही आता है। पैरा ट्यूबरकुलोसिस कभी कभार आपको मिल सकता है, लेकिन अगर ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट नोट्स आ सकता है या इसमें मेजर भी क्वेश्चन भी आ सकता है, तो वो आएगा जोन्स डिजीज के बारे में ही आएगा। अगर यहाँ से आता है तो जोन्स डिजीज नाम देके ही वो उसके द्वारा पूछा जाएगा। तो इसके निकनेम के बारे में हो गया जोन्स डिजीज। अब ईटियोलॉजी के बारे में अपन ने पढ़ा था। ईटियोलॉजी के बारे में पढ़ा था। रोग कारक कौन सा था इसका? माइकोबैक्टीरियम पैरा ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम पैरा ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम पैरा ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के द्वारा ये रोग होता है। अगर इसकी बात करते हैं तो ये क्या होता है? छोटा होता है, साइज में छोटा होता है, छड़नुमा इसकी आकृति होती है। छड़नुमा इसकी आकृति होती है। ये एक वायवीय शोषण करता है। क्या करता है? वायवीय शोषण। ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण करता है। इसके अलावा नॉन स्पोर फॉर्मिंग, स्पोर का निर्माण ये नहीं करता। इसके अलावा जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं, डिसइंफेक्टेंट जैसे कि फिनोल हो गया या अल्कोहल आ गया, इन चीज़ों से क्या होता है? ससेप्टिबल होता है, संवेदनशील होता है। डिसइंफेक्टेंट के प्रति संवेदनशील। ये अपन ने ईटियोलॉजी पढ़ी थी इसके बारे में। नेक्स्ट अपन रोग जनकता की बात करते हैं। रोग जनकता, पहले ये देख लो एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी मतलब इसका फैलाव होता है वो किस प्रकार होता है। इसमें गोवंश, भेड़ और बकरी जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं। किसके द्वारा? पैरा ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। गोवंश यानी केटल, सीप और गोट का जो पशु है वो सबसे ज्यादा इसमें होते हैं। इसमें क्रोनिक अवस्था पाई जाती है, याद रखना। ये लंबे समय तक चलने वाला डिजीज है। लंबे समय तक चलने वाला डिजीज है। ये क्या करता है? सबसे पहले संक्रमण करता है कहाँ पे? ये भोजन के द्वारा शरीर के अंदर जाएगा। भोजन के अंदर क्या करेगा? भोजन के द्वारा शरीर के अंदर जाएगा और सबसे पहले लिम्फ नोड जो होती है उनको प्रभावित करेगा। इसके अलावा ये वर्ल्ड वाइड पाया जाता है, या भोजन के द्वारा या कंटामिनेटेड फूड होता है उसके द्वारा इसका संक्रमण हो सकता है। दूध के द्वारा हो सकता है, माता से अपने भ्रूण में जा सकता है ये, या अगर कच्चा दूध पीते हैं, अगर दूध के अंदर ये स्रावित हो रहा है जिस पशु में पैरा ट्यूबरकुलोसिस डिजीज है, और उस जीव का दूध कोई स्वस्थ मनुष्य या स्वस्थ जीव पीता है तो उसको भी ये रोग हो सकता है। ये तो इसका हो गया फैलाव। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, रोग जनकता। रोग जनकता के बारे में मैंने आपको बताया था कि शरीर में क्या क्या प्रभाव उत्पन्न करता है। रोग जनकता, पैथोजेनेसिस, तो ये क्या करता है? शरीर के अंदर जाता है, आहार नाल में जाता है, आहार नाल के आसपास की लिम्फ नोड में अपना संक्रमण उत्पन्न करता है। लिम्फ नोड में अपना संक्रमण उत्पन्न करता है, लिम्फ नोड में अपना ग्रोथ करता है, विकास करता है, और वहां पे क्या करता है? ये सूजन उत्पन्न कर देता है, स्वेलन उत्पन्न करता है। लिम्फ नोड में स्वेलन उत्पन्न करता है। अब लिम्फ नोड में स्वेलन उत्पन्न करेगा तो जाहिर सी बात है ये आहार नाल को भी अफेक्ट करेगा। आहार नाल को अफेक्ट करता है। आहार नाल में भी जो म्यूकोसा व सब म्यूकोसा, ये क्या है? आहार नाल की परतें हैं। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलेरिस और सिरोसा, 3-4 प्रकार की परतें होती है। ये सबसे अंदर की जो परत है उसको बोला जाता है म्यूकोसा, उसके जस्ट ऊपर वाली परत है उसको सब म्यूकोसा, इसके बाद में तीसरे नंबर की परत आती है मस्कुलेरिस, और सबसे बाहर की जो परत आती है उसको बोला जाता है सिरोसा। तो ये जो रोगजनक ये है पैथोजेनेसिस, ये पैरा ट्यूबरकुलोसिस का जो जीवाणु है, ये जीवाणु आहार नाल में जाएगा, आहार नाल के म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में प्रवेश करता है।
म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में प्रवेश करेगा और इसमें प्रवेश करने के बाद ये क्या करेगा, इन लेयर्स के अंदर क्या करेगा, सलवटें उत्पन्न कर देगा। क्या करेगा, सलवटें उत्पन्न कर देगा। सलवटें उत्पन्न कर देगा, जैसे कि अपने ब्रेन के अंदर जो सलवटें होती है उसी प्रकार ये उन म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर्स के अंदर, इन परतों के अंदर क्या करेगा, सलवटें उत्पन्न कर देता है। सही है, सलवटें उत्पन्न कर देता है। इसको क्या कहता है, कोरुगेशन। सलवटें उत्पन्न करने का जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है कोरुगेशन। ये सलवटें उत्पन्न हो गई तो इसका एक जाहिर सी बात है, इसका एक बहुत ही यूनिक फीचर होता है। इस डिजीज का यूनिक फीचर होता है सलवटें उत्पन्न होना। यूनिक फीचर होता है सलवटें उत्पन्न करना। म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में, ये आपको याद रखना है, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर के अंदर सलवटें उत्पन्न कर देता है, जो एक इसका विशिष्ट लक्षण होता है जिससे इसको पहचाना जा सकता है, जिससे इस रोग को पहचाना जाता है। दूसरा, दस्त लगते हैं। ऐसे दस्त लगते हैं कि उनके अंदर क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट करने के बाद भी दस्त ठीक नहीं होती। वो दस्त इसकी वजह से होते हैं, सलवटे की वजह से। सलवटे अगर उसके अंदर पड़ती है, सब म्यूकोसा के अंदर सलवटे पड़ती है तो जाहिर सी बात है अवशोषण कम होगा, अवशोषण नहीं हो पाएगा किसी भी भोजन का, और अगर अवशोषण नहीं होता है तो वो डायरिया के रूप में बाहर निकलता है। ये तो इसकी रोग जनकता। गंभीर स्थिति में अगर देखें, अगर रोग की गंभीर स्थिति है तो शरीर, जो पशु का शरीर है वो एक हड्डियों के ढांचे के समान दिखाई देगा। उसमें कमज़ोर होता जाता है पशु धीरे धीरे, और उसका जो शरीर होता है वो हड्डियों के ढांचे के समान दिखाई देगा। ये तो हुई रोग जनकता। लक्षण की बात करें, लक्षण की अगर अपन बात कर रहे थे तो लक्षणों में मैंने आपको बताया था लंबे समय तक दस्त लगना, लंबे समय तक दस्त लगना, और ये दस्त जो है ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक नहीं होते। ट्रीटमेंट इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, ट्रीटमेंट का इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। लंबे समय तक जो दस्त लगे हुए हैं वो ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक नहीं होते हैं। कमज़ोर होना, पशु का कमज़ोर होना, कमज़ोर होते होते लंबे समय तक अगर कमज़ोरी रहती है तो पशु का शरीर होता है वो हड्डियों पर ढांचे के समान दिखाई देता है, हड्डियों के ढांचे के समान दिखाई देने लग जाता है, हड्डियों के ढांचे के समान दिखाई देने लग जाता है। शरीर से डिहाइड्रेशन हो सकता है, निर्जलीकरण। लगातार अगर दस्त लगे हुए हैं तो शरीर से जल की कमी हो जाएगी, उस स्थिति को क्या बोला जाता है, निर्जलीकरण हो सकता है। आंखें अंदर दसी हुई हो सकती है, आंखें दसी हुई, अंदर दसी हुई। इसके अलावा अगर लंबे समय तक ये डिजीज चलता है तो मृत्यु भी हो सकती है, डेथ। ये सारे लक्षण किसके हो गए, पैरा ट्यूबरक्लोसिस। यहाँ तक अपन ने देख लिया था, ये डिवीजन था। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस। इस ट्रीटमेंट रोग के डायग्नोसिस की बात करें, पहचान की बात करें तो पहचान जो होती है वो एक प्रकार से तो लक्षणों के आधार पर पहचान कर सकते हैं। लक्षणों के आधार पर पहचान करना, लक्षणों के आधार पर कैसे, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो लंबे समय तक दस्त लगते हैं, सही है, लंबे समय तक दस्त लगेंगे, उसका बार बार ट्रीटमेंट अगर वो उसको देते रहते हैं, दस्तों का ट्रीटमेंट देते हैं तो भी क्या होता है, ट्रीटमेंट जो दस्त है वो ठीक नहीं हो पाते। दूसरा लक्षण हो गया इसका, पहला लक्षण तो हो गया कि लगातार दस्त और ट्रीटमेंट के बाद भी वो ठीक नहीं होते। दूसरा लक्षण हो गया कि जो शरीर होता है कमजोरी की वजह से एक हड्डियों के ढांचे के समान दिखाई देने लग जाता है, सही है, दूसरा लक्षण हो गया। तीसरा लक्षण निर्जलीकरण, शरीर में जल की मात्रा कम होने लग जाती है। और चौथा लक्षण, अगर मृत्यु के बाद अगर इसकी पहचान की जाए तो इसका पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम में जो आंत होती है, आहरनाल होती है, आहरनाल की म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में आपको फोल्ड देखने को मिलेंगे। म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर जो होती है उसके अंदर फोल्ड देखने को मिलेंगे। वो इसका एक यूनिक फीचर होता है, एक मुख्य लक्षण होता है जिससे इस रोग को पहचाना जाता है, पैरा ट्यूबरकुलोसिस डिजीज। इसके अलावा ये तो होगी लक्षणों के आधार पर पहचान। नेक्स्ट है, इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है जोहन टेस्ट।
जोहन टेस्ट। ये टेस्ट किसके लिए किया जाता है? पैरा ट्यूबरकुलोसिस के लिए। याद रखना, जोहन टेस्ट इसके लिए किया जाता है। जैसे कि टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज के लिए कौन सा टेस्ट बताया था मैंने? ट्यूबरकुलिन टेस्ट बताया था। उसी प्रकार पैरा ट्यूबरकुलोसिस या जोहन डिजीज के लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोला जाता है जोहन्स टेस्ट। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि पैरा ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोसिस में कौन सा टेस्ट काम में लिया जाता है। कौन सा टेस्ट होता है? जोहन्स डिजीज। इसके अलावा इसके पहचान के लिए एलाइजा भी कर सकते हैं, एलाइजा भी की जा सकती है, FAT, इसके अलावा CFT। ये सब टेस्ट जो है वो पैरा ट्यूबरकुलोसिस के लिए किए जा सकते हैं। ये होगी डायग्नोसिस की बात होगी। अब है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब होता है ऐसे रोगों के बारे में पहचान करना जो इससे मिलते जुलते हैं। पैरा ट्यूबरकुलोसिस से मिलते जुलते डिजीज के बारे में ध्यान रखना ट्रीटमेंट के समय। उन डिजीजों जो डिजीज मैं अभी बताऊंगा जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आते हैं उनका भी ख्याल दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा वो डिजीज भी पशु में हो सकते हैं। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में पहला डिजीज इसमें आता है साल्मोनेलोसिस। साल्मोनेलोसिस दूसरा डिजीज इसमें आता है। क्योंकि साल्मोनेलोसिस है उसके लक्षण भी पैरा ट्यूबरकुलोसिस के समान ही होते हैं। इसमें भी दस्त होता है, सही है, लंबे समय तक दस्त चलते हैं। वो लक्षण, कुछ लक्षण इसके मैच करते हैं दोनों के, तो उनको क्या कहा जाता है? डिफरेंशियल डायग्नोसिस में रखा गया है। साल्मोनेलोसिस हो गया, इसके अलावा एम्फिस्टोमोसिस हो गया, एम्फिस्टोमियासिस हो गया। तीसरा डिजीज इसमें आता है पैरासाइटिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस। पैरासाइटिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस, अगर शरीर के अंदर आहार नाल में अगर कोई पैरासाइट उपस्थित है तो भी पशु को दस्त लगने के चांस रहते हैं। उनमें अपच की बीमारी हो सकती है या लगातार दस्त चलते रहते हैं। इन डिजीजों के अंदर भी साल्मोनेलोसिस में दस्त चलते हैं, एम्फिस्टोमोसिस में भी दस्त होते हैं, और पैरासाइटिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस है इसमें भी पशु को डायरिया होता है, दस्त होता है। इसके अलावा कोक्सीडियोसिस हो गया। पांचवा आता है इसमें फेसियोलिसिस। फेसियोलिसिस ये क्या है? ये पैरासाइटिक डिजीज है। क्या है? पैरासाइटिक डिजीज है। पैरासाइट्स अगर शरीर में प्रवेश करता है, शरीर में रहता है, तो उस वजह से क्या होगा? जाहिर सी बात है डायरिया तो उनमें देखने को ही मिलेगा, और उनके लक्षण जो होते हैं वो पैरा ट्यूबरकुलोसिस के समान दिखाई देते हैं, सही है। तो ये हो गया इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जिसमें आपको याद रखना है साल्मोनेलोसिस हो गया, एम्फिस्टोमोसिस हो गया, पैरासाइटिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, कोक्सीडियोसिस हो गया, और फेसियोलोसिस इसमें हो गया। ये हो गया डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अगर उपचार की अगर बात करते हैं इसमें, तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे कि अपन ने ब्रुसेला में देखा था, ब्रुसेला के केस में देखा था, ब्रुसेला में कोई विशिष्ट प्रकार का उपचार नहीं है। अगर एक बार ब्रुसेलोसिस हो गया तो वो उसके लक्षण दिखाई देंगे, या तो वो अपने आप ठीक हो सकता है, शरीर की इम्यूनिटी उसे ठीक कर सकती है, या अगर वो ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में चला गया तो पशु की मृत्यु भी हो सकती है। उसी प्रकार इसकी बात करते हैं पैरा ट्यूबरकुलोसिस। पैरा ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कोई प्रकार का, किसी प्रकार का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसमें नहीं दिया जाता है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लक्षणात्मक उपचार दे सकते हैं। लक्षणात्मक उपचार जैसे कि लक्षणों के आधार पर इसमें उपचार दिया जा सकता है। दस्त हो रहे हैं तो एंटी डायरियल ड्रग्स उसमें दी जा सकती है, और ड्रिप चढ़ाई जा सकती है, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, तो जल की कमी पूरी करने के लिए उसमें ड्रिप चढ़ाई जा सकती है, सही है। ये सब चीज़ें इसमें की जा सकती है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका नहीं है। सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए
सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक इसमें दी जा सकती है, जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन दे सकते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन इसमें दे सकते हैं, या आइसोनियाजाइड, आइसोनियाजाइड भी इसमें दे सकते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए ये अपन इसमें ट्रीटमेंट दे सकते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन और आइसोनियाजाइड। रोकथाम और नियंत्रण की बात करें, रोकथाम और अगर नियंत्रण की अगर इसकी बात करें तो रोकथाम नियंत्रण में वही बात बताऊंगा कि पशुशाला में साफ सफाई अच्छे से होनी चाहिए, जो रोगी पशु है उसको स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए, सही है, स्वस्थ पशुओं को रोगी पशुओं से अलग रखना चाहिए, उसका खान पान उसका ट्रीटमेंट सब अलग से होना चाहिए, जो रोगी पशु है उसका अलग से होना चाहिए, क्योंकि ये डिजीज जो है ये कॉन्टेक्ट से भी फैल सकता है। इसके अलावा पशुशाला की साफ सफाई, एक इसका नियंत्रण और रोकथाम में जो है वो आता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो इसमें वैक्सीन आती है वेलीज वैक्सीन हो गई। इसके अलावा लेटेंट एंड किल्ड वैक्सीन, लेटेंट एंड किल्ड वैक्सीन, ये दो प्रकार की वैक्सीन, तीन प्रकार की होगी, वेलीज वैक्सीन होगी, इसके अलावा लेटेंट वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन, ये इसमें काम में ले सकते हैं। ये हो गया पैरा ट्यूबरकुलोसिस कंप्लीट। नेक्स्ट डिजीज जो है वो स्टार्ट करते हैं एक्टिनोमाइकोसिस। एक्टिनोमाइकोसिस। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइकोसिस जो शब्द होता है वो मुख्य रूप से किसके लिए यूज किया जाता है, ये कवकों के लिए यूज किया जाता है। माइकोसिस शब्द है ये कवकों के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये बैक्टीरियल डिजीज में क्यों पढ़ा हो, ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। जो एक्टिनोमाइकोसिस डिजीज है ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला डिजीज है, ध्यान रखना। ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला डिजीज है, जीवाणु के द्वारा होने वाला डिजीज है, सही है। एक्टिनोमाइकोसिस जो है जीवाणु के द्वारा होने वाला डिजीज है, आपको ध्यान रखना है। इसका उपनाम की अगर बात करते हैं, उपनाम की अगर बात करते हैं तो इसको बोला जाता है लंपीजो। लंपीजा का मतलब क्या होता है, जबड़ा। लंपी का मतलब था गलाना। इसके नाम से ये अर्थ है कि ये क्या करता है, जबड़े की जो ग्रंथियां होती है, जबड़े की जो मसल्स होती है या जबड़े की हड्डियां होती हैं, उनको गलाने का काम करता है, उनको गला देता है। उनके अंदर मवाद यानी कि पस जो मवाद है वहां पे भर जाती है, उन हड्डियों के अंदर, उन मसल्स के अंदर क्या होती है, मवाद भर जाती है, इसलिए वो लंपी जैसा आकार उसमें हो जाता है। लंपी जैसा का मतलब होता है कि एक तरह से चिपचिपा पदार्थ या गला हुआ कोई पदार्थ होता है, उसके अनुसार इन जबड़ों को ये बना देता है, इसलिए इसको नाम पड़ा लंपीजा। याद रखना, एक्टिनोमाइकोसिस जो है जीवाणु से होने वाला डिजीज है। और क्या लंपीजा इसका उपनाम है, कई बार एग्जाम में ज्यादातर इसी नाम से इसको पूछा जाता है, जैसे कि पैरा ट्यूबरकुलोसिस है उसको जोहन्स डिजीज के नाम से ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, उसी प्रकार एक्टिनोमाइकोसिस जो डिजीज है उसको लंपीजा के आधार पर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। उपनाम समझ में आ गया। ये क्या करता है, लंपीजा मतलब जबड़ों को गलाने का काम करता है, जबड़ों में हड्डियां हो गई या उसके अलावा मसल्स हो गई, जबड़ों की मसल्स हो गई, उनको गलाने का काम ये करता है। उपनाम ये हो गया। अब एटियोलॉजी, रोग कारक। रोग कारक की बात करते हैं तो रोग कारक इसमें कौन सा है,
एक्टिनोमाइकोसिस बोविस। एक्टिनोमाइकोसिस एक्टिनोमाइकोसिस बोविस, ये इसका बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइकोसिस बोविस। एक्टिनोमाइकोसिस के नाम से आपको पता है एक्टिनोमाइकोसिस बोविस, बोविस का इसका फैमिली नाम है, फैमिली का नाम है बोविस, तो इसलिए इसका एक्टिनोमाइकोसिस डिजीज के अंदर कौन आ गया, एक्टिनोमाइकोसिस बोविस। एग्जाम में अगर कई बार पूछा जाता है तो वो इस प्रकार पूछा जाता है कि लंपी जा, कई बार फिलअप या ओटी दे सकता है तो उसमें एक्टिनोमाइकोसिस नहीं देगा। अगर वो कारक का नाम पूछ रहा है, रोग कारक का नाम पूछना चाह रहा है तो वो आपको क्वेश्चन में एक्टिनोमाइकोसिस कभी नहीं देगा, वो आपको देगा लंपी जा। लंपी जा डिजीज किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो उसमें आंसर आएगा एक्टिनोमाइकोसिस बोविस। एक्टिनोमाइकोसिस बोविस, सही है। ये एक प्रकार का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इसकी संरचना है वो धागेनुमा संरचना होती है। कैसी संरचना होती है इसकी, धागेनुमा इसकी संरचना होती है। इसके अलावा यह मुख्यतः अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ऊपरी श्वसन मार्ग, ऊपरी श्वसन मार्ग मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब फेफड़ों के अलावा ऊपर का जो भाग होता है, जैसे कि अपन बात करते हैं नासा छिद्रों की, फेरिंग्स की, लेरिंग्स की, इसके बाद में ट्रेकिया, उनके अंदर ये मुख्य रूप से पाया जाता है। यूआरटी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है मुख्यतः उपस्थित। मुख्यतः कहाँ उपस्थित होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में उपस्थित होता है। इसका इन्फेक्शन कैसे होता है, इन्फेक्शन होता है अगर शरीर में या मुख में या मुख गुहा में कहीं भी अगर कोई भी घाव होता है तो उस घाव के द्वारा ये शरीर में रक्त में प्रवेश कर सकता है, उस घाव के द्वारा ये शरीर में प्रवेश कर सकता है। जो जबड़े की हड्डियां होती है, जबड़े की मसल्स होती है, मैंडिबल हड्डी, मैक्सिला, उनके अंदर ये अपना घाव या अपना प्रभाव उत्पन्न करता है, अपने लक्षण दिखाता है। उनके अंदर क्या करता है, एक नलिकाओं जैसी संरचना बना देता है, उनके अंदर नलिकाओं जैसी संरचना बना देता है जिनके अंदर मवाद भरी होती है, और मवाद होती है वो शरीर से बाहर निकलती रहती है। चलिए, तो इटियोलॉजी क्या होगी, एक्टिनोमाइकोसिस बोविस। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, धागेनुमा इसकी संरचना होती है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब फेफड़ों के ऊपर का जो श्वसन मार्ग जो है, ऊपरी श्वसन मार्ग में ये मुख्यतः उपस्थित होता है। एटियोलॉजी के बाद में एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी, इसका फैलाव किस प्रकार होता है। देखो, ये गोवंश को सबसे ज्यादा मतलब कैटल को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, कैटल को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इसके अलावा ये हॉर्स में भी हो सकता है, पिग में भी ये हो सकता है, हॉर्स में भी हो सकता है, पिग में भी हो सकता है, लेकिन कैटल जो है उसमें ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा ये ह्यूमन में भी हो सकता है, ह्यूमन में भी ये डिजीज हो सकता है। मैंने आपको बताया कि शरीर के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में उपस्थित होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में उपस्थित होता है। और जब शरीर में किसी श्लेष्मा झिल्ली में घाव या मुख गुहा में अगर घाव उत्पन्न होता है, मुख गुहा में अगर घाव उत्पन्न होता है तो उस घाव के द्वारा ये हड्डियों में जा सकता है, जो मुख्य रूप से कहाँ होती है, मैक्सिवल, जो जबड़े की हड्डियां होती है, मैक्सिवल हड्डी या मैक्सिला, उसमें संक्रमण उत्पन्न करता है। इसके अलावा घाव के द्वारा जा सकता है शरीर के अंदर, सही है। इसके अलावा कोई अगर दांत उग रहा है, पशु में अगर दांत उगने के समय जो बर्ड्स होती है, उन बर्ड्स के द्वारा भी ये शरीर में या जो जबड़े में अंदर प्रवेश कर सकता है। तो ये इसकी एपिडेमियोलॉजी होगी। विश्व में सभी जगह ये पाया जाता है, विश्वव्यापी रोग है, विश्वव्यापी डिजीज है।
विश्व में कहीं भी ये जा सकता है। इसके अलावा इसकी पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस की अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है, शरीर के अंदर क्या रोगजनकता, रोगजनकता की अगर बात करें तो रोगजनकता ये शरीर में किस प्रकार प्रवेश कर सकता है, मैंने आपको बताया है शरीर के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में उपस्थित होता है और घाव के द्वारा, घाव या जो नए दांत उगने के समय जो बड्स होती है उनके द्वारा ये घाव शरीर में प्रवेश कर सकता है। ये बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करने के बाद ये क्या करता है, ये मुख्य रूप से दो प्रकार की हड्डियां मैंने आपको बताई है, मैक्सिला और मैंडिबल। मैक्सिला और मैंडिबल, मैक्सिला और मैंडिबल में क्या करता है, प्रवेश करता है। मैक्सिला और मैंडिबल में प्रवेश करने के पश्चात ये क्या करता है, वह नलिकीय संरचना बना देता है, एक नलिकाओं के समान संरचना बना देता है। नलिकीय संरचना बना देता है जिनके अंदर क्या होती है, पस भरी होती है, जिनके अंदर क्या होती है, मवाद भर जाती है, मवाद भर जाती है। इस मवाद के अंदर सल्फर के कुछ कण मौजूद होते हैं, सल्फर के कण इसमें मौजूद होते हैं और ये सल्फर के कणों के आधार पर ही इस रोग की पहचान की जाती है कि जो रोग है ये कौन सा है, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर ये होता है। जो एक्टिनोमाइकोसिस है, लंपी जट डिजीज है, उसमें एक विशिष्ट लक्षण इसका होता है कि इसमें उपस्थित पाई जाने वाली जो मवाद है उस मवाद के अंदर सल्फर के कण मौजूद होते हैं, मवाद में सल्फर के कण इसमें मौजूद होते हैं। तो इससे लेबोरेटरी में जांच की जा सकती है। ये जो पस है ये पस शरीर से मुख द्वारा बाहर आती रहती है, शरीर से मुख द्वारा बाहर आती रहती है। तो ये हो गई इसकी पैथोजेनेसिस। इसके अलावा जबड़े के साथ साथ ये क्या करती है, मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकती है, मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा मस्तिष्क के साथ साथ फेफड़ों को भी प्रभावित कर सकती है, फेफड़ों को भी ये प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा टेस्टिस और रूमन, इन चीजों को भी प्रभावित कर सकती है। मैंडिबल और मैक्सिला के अलावा ये मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकता है, फेफड़ों को भी प्रभावित कर सकता है, टेस्टिस को भी प्रभावित कर सकता है और साथ में रूमन को भी ये प्रभावित कर सकता है। कितना टाइम